हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है हम एमपी जीके में एमपी की रिवर्स कवर कर रहे हैं और इससे पहले भी हमने बहुत सारी रिवर्स कवर की हुई हैं। आप उनकी वीडियोस चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सोन और नर्मदा रिवर के बारे में। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो चलिए हम चालू करते हैं सोन रिवर। सोन रिवर के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, मतलब कि उसका उद्गम कहाँ से। तो सोन रिवर जो कि मेजर राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। तो सबसे पहला फैक्ट मिल गया कि ये राइट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की। तो ये गंगा में जाके मतलब कि ज्वाइन हो रही है। ओके, फिर ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, तो ये ओरिजिनेट हो रही है अमरकंटक प्लेट्यू। अमरकंटक प्लेट्यू जो कि कहाँ है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिन है किसका, सोन रिवर का। ओके, और ये फिर बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाते हुए अमरकंटक हिल में ही, अमरकंटक हिल के नॉर्दर्न स्लोप में, मतलब नॉर्थ साइड के स्लोप में ये बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है और फिर ये जाके गंगा में ज्वाइन करती है। गंगा में ज्वाइन कहाँ करती है, बिहार में। ओके, तो याद रखिएगा बिहार में जाके ये गंगा में मिल रही है और बिहार के आरा विलेज जो कि दानापुर रामनगर में है, आरा विलेज, यहाँ पास जाके ये किस में मिल जा रही है, गंगा में। तो इससे समझ में आया राइट हैंड मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा की सोन रिवर। ओरिजिनेट हो रही है अमरकंटक प्लेट्यू जो कि है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में, और ये बहुत सारे वाटरफॉल्स बनाती है अमरकंटक हिल में और फाइनली ये गंगा में मिल जाती है। ओके, अब हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं मैप में कि सोन रिवर का ओरिजिन और उसका फ्लो कैसा है। ओके, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये है सोन रिवर सिस्टम। तो सबसे पहले ये ओरिजिनेट हो रही अमरकंटक प्लेट्यू जो कि है किसका पार्ट, मैकाल रेंज। तो अमरकंटक अनूपपुर से ये ओरिजिनेट हो रही है, मैकाल रेंज का पार्ट है जो कि अमरकंटक प्लेट्यू, वहाँ से। और फिर ये पास हो रही है शहडोल, सीधी, सिंगरौली, फिर ये जाके बिहार मिर्ज़ापुर, फिर ये बिहार में जाके पटना दानापुर के पास आरा में जाके किससे मिल जा रही है, गंगा से। ओके, फिर इसमें आप देख पा रहे हैं नीचे से एक रिवर आ रही है जोहिला जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये शहडोल के पास में जाके ज्वाइन कर रही है सोन रिवर में। और शहडोल में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बना हुआ क्या, बाणसागर प्रोजेक्ट। ओके, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, ये दोनों इरीगेशन एंड हाइडल प्रोजेक्ट है। शहडोल में बना हुआ है, बाणसागर प्रोजेक्ट किस में बना हुआ है, सोन नदी में। तो अक्सर पूछ लेता है बाणसागर प्रोजेक्ट किस में बना है, तो याद रखिएगा सोन रिवर में बना है बाणसागर प्रोजेक्ट। ओके, फिर इसके बाद ये सीधी सिंगरौली से होते हुए आगे बढ़ती है। तो फिर इसमें एक और ट्रिब्यूटरीज की ज्वाइन करती है, कौन सी, रिहान। और रिहान ट्रिब्यूटरी जहाँ ज्वाइन करती है वहीं पास बना हुआ रिहान प्रोजेक्ट। ओके, तो सोन रिवर में एक और प्रोजेक्ट याद रखिएगा, रिहान प्रोजेक्ट, इसकी रिहान ट्रिब्यूटरीज जहाँ मिलती है वहीं पास बना हुआ है। फिर इसके बाद ये जाके आप देख पा रहे हैं कि गंगा में जाके ये मिल जा रही है, तो गंगा की राइट हैंड ट्रिब्यूटरी बन रही है और ये आरा विलेज में जाके गंगा ज्वाइन कर रही है। ओके, तो ये था अपना फ्लो सोन रिवर का। अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसके लोकल नेम्स क्या हैं सोन नदी के। तो पूछ लिया जाता है अक्सर कि नंद किसका नाम है, तो नंद सोन रिवर को बोलते हैं। सोन भी बोलते हैं, स्वर्ण भी बोलते हैं, सोन पालिका, सुभागिद बोलते हैं, सोन भारा बोलते हैं, सोआ बोलते हैं, हिरणवाहा बोलते हैं। तो ये सब नाम किसके हैं, लोकल नेम्स है सोन नदी के। एक बार फिर देख लेते हैं, नंद, सोन, स्वर्ण, सोन पालिका, सुभागिद, सोन भारा, सोआ, हिरणवाहा, ये सब नाम किसके हैं, सोन नदी के। एक दो बार आप सुनिएगा तो आपको याद हो जाएंगे, अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 780 किलोमीटर। ओके, लेकिन उसमें से सिर्फ 509 किलोमीटर ही ये मध्य प्रदेश में फ्लो करती है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 780, लेकिन 509 किलोमीटर ही मध्य प्रदेश में है। और इसका ड्रेनेज एरिया कितना है, तो 17,900 स्क्वायर किलोमीटर इसका ड्रेनेज एरिया है। ड्रेनेज एरिया क्या होता है, ये हमने आपको पहले वीडियोस जब रिवर का डाला था तो उसमें एक्सप्लेन किया, आप जाकर देख सकते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये 509 किलोमीटर फ्लो होती है और इसका ड्रेनेज एरिया 17,900 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। तो अभी जैसे कि अपने दो ट्रिब्यूटरीज देखी, जोहिला और रिहान, जिसमें प्रोजेक्ट भी बने हुए हैं। ओके, उसके बाद इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है घग्गर, जोहिला जो कि अपन ने देख ली है, नोत कोयल, गोपद, रिहान, कन्हर। ओके, ये इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। एक बार फिर देख लीजिए, घग्गर, जोहिला, नोत कोयल, गोपद, रिहान, कन्हर, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी, सोन रिवर की। सोन रिवर इज द लार्जेस्ट रिवर टू द साउथ ऑफ गंगा रिवर। जैसे कि आपको पता है ये गंगा में राइट हैंड साइड में साउथ तरफ से जाके मिल रही है, तो ये जो साउथ की रिवर जो मिलती है गंगा में, उसमें से ये लार्जेस्ट रिवर हो जाती है। तो साउथ से ज्वाइन करने वाली गंगा में ये लार्जेस्ट रिवर हो जाती है, कौन सी, सोन रिवर। और ये बाउंड्री बनाती है किसके बीच में, कैमूर रेंज। जैसे कि आपको पता होगा ये मध्य प्रदेश में लाई करता है कैमूर रेंज, और छोटा नागपुर प्लेट्यू जो कि झारखंड साइड पर रहता है। तो ये कैमूर रेंज और छोटा नागपुर प्लेट्यू के बीच में क्या बना रही है, बाउंड्री बना रही है, कौन सी रिवर, सोन रिवर। तो सोन रिवर फॉर्म्स अ बाउंड्री बिटवीन कैमूर रेंज एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। याद रखिए, ये फैक्ट पूछा जा सकता है। और बेस्ट थिंग इसमें और एक और फैक्ट याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पास कंजर्व किए जाते हैं एंडेंजर्ड टर्टल्स, यहाँ पास पाए जाते हैं और इनका कंजर्व भी किया जाता है। तो एक और फैक्ट याद रखिएगा, सोन रिवर में बनी हुई है सोन घड़ियाल सेंचुरी। ये कहाँ बनी हुई है, सीधी डिस्ट्रिक्ट में। तो सीधी आपने देखा था, ये फ्लो होती है ना सीधी, सिंगरौली, शहडोल, तो सीधी में बनी हुई है सोन घड़ियाल सेंचुरी। यहाँ पास घड़ियाल
कंजर्वेशन होता है इनका, तो याद रखिएगा ये फैक्ट पूछा जा सकता है। सोन घड़ियाल सेंचुरी कहाँ है? सीधी में। और किस में बना हुई है? सोन रिवर में। और यहीं पास पाए जाते हैं इंडेंजर्ड टर्टल स्पीसीज भी। ओके, तो फ्रेंड्स ये थी पूरी सोन रिवर के फैक्ट्स और उससे रिलेटेड सारे टर्म्स। अब अपन पढ़ लेते हैं नर्मदा रिवर के बारे में। नर्मदा रिवर के बारे में पढ़ने से पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पता होना चाहिए। जैसे कि पहला फैक्ट ये आ जाता है कि ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट रिवर है। कितने नंबर की? 5th लार्जेस्ट रिवर हो जाती है नर्मदा। उसके बाद ये डायरेक्शन क्या है इसका फ्लो होने का? तो ये वेस्टवर्ड फ्लो करती है, ना कि ईस्टवर्ड। मोस्टली जनरली नदी जो कि अपने इंडिया में फ्लो करती है ईस्ट तरफ, लेकिन नर्मदा वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है। और इसी से इसका एक फैक्ट बन जाता है कि वेस्टवर्ड फ्लो करने वाली सबसे लार्जेस्ट रिवर हो जाती है। ओके, कौन सी? नर्मदा। इसके बाद तीसरा फैक्ट ये आ जाता है कि ये एक रिफ्ट वैली में फ्लो होती है। ओके, इसके नॉर्थ तरफ रहते हैं विंध्याचल माउंटेन और साउथ तरफ रहते हैं सतपुरा माउंटेन। इनके बीच में से ये रिफ्ट वैली से पास होते हुए फ्लो होती है। चौथा फैक्ट ये आ जाता है कि ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होकर गिरती कहाँ है, मतलब कि फॉल कहाँ करती है? तो गल्फ ऑफ खम्बात में। ओके, गुजरात में जाके फॉल करती है। पांचवा फैक्ट ये समझ लीजिए कि ये 3 स्टेट से फ्लो होती है, मतलब कि मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होकर सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में फ्लो होती है, फिर ये एंटर करती है महाराष्ट्र में, उसके बाद गुजरात में। तो ये 3 स्टेट से फ्लो होती हुई जाती है। इसके बाद चौथा फैक्ट ये कि ये एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा। मोस्टली नदी क्या बनाती है? डेल्टा। लेकिन नर्मदा अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर नहीं चलती है, और जो नदी सेडिमेंट्स लेकर चलती है तो रास्ते रास्ते में सेडिमेंट ब्लॉक करके ये बहुत सारी धाराओं में टूटती है नदी। और जब बहुत सारी धाराओं में टूटती है तो इस तरह से टूटने के बाद वो डेल्टा बनाते हैं। लेकिन नर्मदा ना कि अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर चलती है, इस रिफ्ट वैली से फ्लो होते हुए सीधे जाती है गल्फ ऑफ खम्बात में गिरती है और वहाँ पास एस्चुरी का निर्माण करती है, ना कि डेल्टा का। ओके, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको नर्मदा से रिलेटेड पता होना चाहिए। और नर्मदा एमपी की सबसे बड़ी नदी कहलाती है और ये एमपी की लाइफलाइन बोली जाती है, क्योंकि ये बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से होकर फ्लो होती है और बहुत सारा जनजीवन इसमें डिपेंडेंट है, इसलिए ये नर्मदा एमपी की लाइफलाइन बोली जाती है। ओके, अब अपन नर्मदा को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और उसके फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम। ये 2nd लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है मध्य प्रदेश का। अब 2nd लार्जेस्ट क्यों? जब नर्मदा सबसे बड़ी नदी हो जाती है मध्य प्रदेश का, लेकिन इसका ड्रेनेज सिस्टम 2nd इसलिए है क्योंकि गंगा ड्रेनेज सिस्टम एमपी का बड़ा है। अब गंगा तो बहती नहीं है, लेकिन इसका ड्रेनेज सिस्टम क्यों बड़ा है ये मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ, गंगा ड्रेनेज सिस्टम, आप उसको देखकर समझ सकते हैं। तो मध्य प्रदेश का 2nd लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम बनाती है नर्मदा। और नर्मदा मध्य प्रदेश में कितने % फ्लो होती है? तो मतलब 89.9% नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में फ्लो होती है। और कितना ड्रेनेज एरिया रहता है उसका? तो कितना रहता है? 85,930 स्क्वायर किलोमीटर का ड्रेनेज एरिया रहता है। किसका? नर्मदा नदी का। और ये बात कर रहे हैं अपन मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में। ओके, मध्य प्रदेश में ये फ्लो होती है 15 डिस्ट्रिक्ट में। ओके, और ये डेंट्रिक पैटर्न में रहता है। डेंट्रिक पैटर्न मतलब कि ड्रेनेज पैटर्न जो इसका रहता है, बहुत सारे तरह के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, रेक्टेंगुलर होता है, रेडियल होता है, डेंट्रिक होता है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नर्मदा का ड्रेनेज पैटर्न क्या है, तो याद रखिएगा डेंट्रिक पैटर्न है। ओके, बस इतना याद रखना है, डेंट्रिक पैटर्न है। जब अपन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इसको समझेंगे। अगला जान लेते हैं कि नर्मदा इस पेरिनियल रिवर, मतलब कि साल भर इसमें पानी रहता है, पेरिनियल रिवर है। और ये ऑपोजिट टू रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर, मतलब कि मोस्टली पेनिनसुलर रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो होती है? ईस्ट, एक्सेप्ट कावेरी। कावेरी भी वेस्ट तरफ फ्लो होती है। तो नर्मदा का फ्लो ऑफ डायरेक्शन क्या है? वेस्ट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नर्मदा नदी क्योंकि क्लेई सॉइल रहती है तो इसमें लेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहती है। ओके, और नर्मदा का ओरिजिन देख लेते हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? तो ये भी ओरिजिनेट होती है अमरकंटक हिल से। अभी अपन ने सोन नदी के बारे में देखा, तो नर्मदा भी ओरिजिनेट हो रही है अमरकंटक हिल से, मैकाल रेंज। और ये है कहाँ? ये अनूपपुर में। ओके, तो ये यहाँ पास से ओरिजिनेट हो रही है। फिर ये फ्लो कहाँ से करती है? तो ये नैरो वैली बनाती है, 3 नैरो वैली की तरफ फ्लो होती है। और इसके नॉर्थ में है विंध्या रेंज और इसके साउथ में सतपुरा रेंज। इन दोनों के बीच में से फ्लो होती हुई नर्मदा फ्लो होती है। नॉर्थ में विंध्या हो गया, साउथ में सतपुरा रेंज हो गई। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद ये वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हुए गुजरात में जब फाइनली पहुंचती है तो कहाँ गिर जाती है? मतलब कि एस्चुरी बनाते हुए ये कहाँ गिरती है? तो गल्फ ऑफ खम्बात में। तो गुजरात में जाके ये फॉल होती है, मतलब इसका एंड पॉइंट है गुजरात में जाके गल्फ ऑफ खम्बात में। ओके, अब अपन मैप के थ्रू नर्मदा को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास से ओरिजिन है अमरकंटक से नर्मदा रिवर का, अमरकंटक प्लेट्यू जो कि लाई करता है मैकाल रेंज में। और ये है कहाँ? पुष्पराजगढ़ तहसील अनूपपुर में। तो 3 चीज़ यहाँ से निकल के आ रही है, पुष्पराजगढ़ तहसील, अमरकंटक प्लेट्यू जो कि है मैकाल रेंज में, और यहाँ से ओरिजिन है किसका? नर्मदा रिवर का। तो नर्मदा यहाँ से ओरिजिनेट होके फिर यहाँ से फ्लो होती हुई जाती है डिंडोरी में। और ये अमरकंटक में ही बहुत सारे फॉल बनाती है। ओके, कपिल धारा हो गया, दूध धारा हो गया, बहुत सारे फॉल ये कहाँ बना रही है? अमरकंटक में, जहाँ पास इसका ओरिजिन है। आप देख सकते हैं कपिल धारा,
दूध धारा, दरगाह धारा, ये सब कहाँ बना रही है, ये अमरकंटक में ही बना रही है नर्मदा रिवर। उसके बाद ये फ्लो होती हुई पहुँचते हैं डिंडोरी, डिंडोरी के बाद ये मंडला, मंडला में ये यहाँ पास बना हुआ है इसके ऊपर थावर रिवर प्रोजेक्ट। याद रखिएगा रिवर प्रोजेक्ट्स भी पूछे जाते हैं, तो थावर रिवर प्रोजेक्ट कहाँ पास, ये मंडला के पास में बना हुआ है, ये नर्मदा रिवर में। ओके, फिर इसके आगे ये पहुँचती है कहाँ, जबलपुर, जबलपुर में भेड़ा घाट में ये बनाती है धुआंधार फॉल, बहुत ही ज़्यादा नोन फॉल है, बहुत ज़्यादा चर्चित फॉल है। यहाँ पास ये बनाती है धुआंधार फॉल जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है। और यहीं जबलपुर में बना हुआ है बरगी डैम, जिसे रानी अवंतीबाई डैम भी बोलते हैं। ओके, बरगी डैम ये नर्मदा रिवर में बना है, कहाँ, जबलपुर में, रानी अवंतीबाई डैम भी बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। तो जबलपुर में ये इसके ऊपर डैम बन गया, भेड़ाघाट में धुआंधार फॉल हो गया। इसके बाद ये आगे बढ़ती है, फिर पहुंचती नरसिंहपुर, नरसिंहपुर में यहाँ पास अर्जुन कुंड है, भीम कुंड है, सतहीरा है, तो ये याद रखिए कहाँ, नरसिंहपुर में है। फिर उसके बाद बढ़ जाइए रायसेन में, रायसेन में थोड़ा सा आगे चल के ये होशंगाबाद पहुंचने से पहले यहाँ पास बरना डैम है, ये बरना इसकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं जो कि आके मिलती है, तो वहाँ पास बना हुआ बरना डैम। तो नर्मदा की सहायक नदी है बरना, उसी के ऊपर बना हुआ बरना डैम। ओके, फिर इसके आगे ये बढ़ती है होशंगाबाद, होशंगाबाद में तवा नदी रहती है जो कि ओरिजिनेट होकर फिर यहाँ मिलती है नर्मदा में, तो इसी तवा नदी में बना हुआ तवा डैम। ओके, तो तवा डैम भी याद रखिए यहाँ पास बना हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ पास सीहोर में कोलार डैम, कोलार भी एक नदी है सहायक जो कि आके नर्मदा में जुड़ रही है, तो यहीं पास बना हुआ कोलार डैम, याद रखते चलिएगा, ये सब डैम के नाम पूछ लेता है। ये सब सहायक नदी के ही डैम है जो कि नर्मदा से आके जुड़ रही हैं, तो याद रखते चलिएगा कोलार डैम। अभी अपन ने बरना डैम देख लिया, उसके बाद कोलार डैम। फिर नर्मदा आगे फ्लो होती हुई होशंगाबाद से क्रॉस करके हरदा में पहुँचती है, फिर हरदा से आगे बढ़ती है खंडवा में। खंडवा में बहुत सारी चीज़ें जो कि नर्मदा से रिलेटेड है, यहाँ पास मानधाता है, दर्दी वाटरफॉल है, मुक्ता डैम है, इंदिरा सागर डैम है, बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है इंदिरा सागर डैम। उसके बाद ओमकारेश्वर रिवर प्रोजेक्ट भी इधर बना हुआ है। और ओमकारेश्वर से आपको एक फैक्ट पता होगा, ओमकारेश्वर में नर्मदा में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है, मतलब कि 600 मेगावाट का यहाँ पास प्लांट बन रहा है, किसका, सोलर पावर प्लांट। तो याद रखिएगा ओमकारेश्वर में ही बन रहा है, नर्मदा नदी में बन रहा है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पास अपन ने देख लिया कौन कौन सा था, मानधाता, दर्दी वाटरफॉल, फिर मुक्ता डैम और इंदिरा सागर डैम, ये सब कहाँ है, खंडवा में बने हुए। ओके, फिर इसके बाद आगे देख लेते हैं, फिर ये नेमावर में जाती है, वहाँ पास से गुजरते हुए फिर खरगोन पहुँचती है। खरगोन में बहुत सारे डैम बने हुए, महेश्वर डैम है, सहस्त्रधारा वाटरफॉल है जो कि ये खरगोन के पास में ही है, फिर सतक डैम है, ये सब डैम के नाम याद रखते चलना है। फिर देजला देवड़ा डैम है। ओके, ये सब डैम है जो कि बने हुए, ये खरगोन में है, कहाँ बने हुए, नर्मदा नदी के ऊपर बने हुए। फिर उसके बाद ये खरगोन से गुजरते हुए फिर धार पहुँचती है, धार के बाद बड़वानी, फिर रिवर फ्लो होती है झाबुआ में, झाबुआ के बाद अलीराजपुर, अलीराजपुर के पास में ही एक नदी आके जुड़ती है जो कि हथनी रिवर, और हथनी रिवर पर ही बना हुआ है फिर जोबट रिवर प्रोजेक्ट, जिसे बोलते हैं चंद्रशेखर आज़ाद प्रोजेक्ट भी बोला जाता है। अब इसका नाम चौबट रिवर प्रोजेक्ट से चेंज करके रख दिया गया, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद प्रोजेक्ट। और ये हथनी रिवर जो कि सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की, इस पर बना हुआ है। फिर इसके आगे ये पहुँचती है गुजरात, जहाँ पास ये गल्फ ऑफ खंबात में जाकर गिरती है और अरेबियन सी में मिल जाती है। और यहीं पास फिर इसमें बना हुआ सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, और केवड़िया के पास नर्मदा में यहाँ पास लगी हुई है, नर्मदा के किनारे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा किसकी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे। याद रखिएगा सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जिसकी फाउंडेशन स्टोन रखी थी किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। और इसे इनॉग्रेट किसने किया, तो इसे इनॉग्रेट किया था अपने पीएम मोदी जी ने। ओके, तो इतना कुछ आपको नर्मदा रिवर से पता होना चाहिए कि ओरिजिनेट कहाँ से हो रही है, फिर कहाँ से फ्लो होते हुए, इस पर कौन कौन से वाटरफॉल हैं, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं। टोटल सहायक नदियाँ अगर देखा जाए तो 41 है, और टोटल लेंथ कितनी है नर्मदा नदी की, तो टोटल लेंथ तो है 1312 किलोमीटर, मतलब 1312 किलोमीटर। लेकिन मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर फ्लो होती है, सिर्फ 1077 किलोमीटर। ओके, तो इतने कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको नर्मदा रिवर से पता होना चाहिए। अब अपन देख लेते हैं कि इसको कौन कौन से नाम दिए गए हैं। तो ये लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश मानी जाती है, तो आपको मैंने बता दिया है। तो लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश गुजरात, और इसको बोलते हैं सकरी, आनंदमयी बोला जाता है, इसको मैकाल सुता बोला जाता है, शिवपुत्री बोला जाता है, नामोदशा इसको नाम दिया था टॉलमी ने, जिन्होंने ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भी लिखी। ओके, तो ये सब कुछ नाम है किसको दिए गए, एक रेवा नाम भी इसको दिया जाता है, याद रखिए रेवा नाम भी इसे दिया जाता है। तो रेवा हो गया, मैकाल सुता हो गया, शिवपुत्री हो गया, नमोदशा हो गया, सकरी हो गया, आनंदमयी हो गया, लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश हो गया, ये सब नाम किसके हैं, नर्मदा के। और ये सब नाम याद रखिएगा। इसका ओल्ड जो पुराना नाम है वो क्या है, रेवा। ओके, इसके ट्रिब्यूटरीज भी याद रखेंगे 41, वो अभी अपन देखते हुए आए हैं कौन कौन सी और मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, तो वो भी याद रखिएगा। तो अपन कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं नर्मदा रिवर से रिलेटेड। तो नर्मदा के लोकल नेम्स क्या हो जाते हैं, ये अभी अपन ने देखा, मैकाल सुता, सकरी, रेवा, सोनप्रभा, शिवपुत्री, निबुधा, कनवारी, कावेरी, ओमकारेश्वर में इसको बोला जाता है,
नमो दशा इसको बोला जाता है, जो कि टोलमी ने नाम दिया था। ये सब क्या है, लोकल नेम है किसके, नर्मदा के। अब अपन आगे देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया कि नर्मदा में कोई भी सेडिमेंट्स लेकर नहीं चलती है, क्योंकि ये रिफ्ट वैली से फ्लो होती है, इसलिए इसमें सेडिमेंट्स नहीं होते हैं, इसलिए ये एस्चुरी बनाती है। ये सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये डेल्टा नहीं बनाती है, और ये लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर हो जाती है इंडिया की, जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है। लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर जो कि कहाँ गिर रही है, अरेबियन सी में, मतलब कि वेस्टवर्ड फ्लो होने वाली ये लॉन्गेस्ट रिवर होती है पेनिनसुलर इंडिया की। ओके, ये फैक्ट याद रखना है, पेनिनसुलर इंडिया की वेस्टवर्ड फ्लो होने वाली लॉन्गेस्ट रिवर। इसके बाद इसकी टोटल लेंथ अपन ने डिस्कस कर ली है, 13-12 किलोमीटर है, जो कि मध्य प्रदेश में 1077 ही फ्लो होती है। इसे हार्ट लाइन ऑफ इंडिया बोला जाता है और लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। तो हार्ट लाइन ऑफ इंडिया नाम याद रखिएगा, हार्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। ओके, फिर इसके बाद इसको जीवित नदी का दर्जा भी दिया गया है। जीवित रिवर मतलब कि लाइव रिवर का इसे दर्जा दिया गया। कब, 2017 में इसे लाइव रिवर का स्टेटस दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, मध्य प्रदेश की सरकार ने इसे जीवित नदी माना है। कब, 2017 में। ये फैक्ट पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा नर्मदा को कब जीवित रिवर की उपाधि दी गई, तो 2017 में। इसके बाद इसकी 41 ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पर देख ली, जिसमें से 22 इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और 19 इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कितनी हो जाती है, 19, और लेफ्ट बैंक कितनी हो जाती है, 22। टोटल इसकी कितनी ट्रिब्यूटरीज हो गई, 41। तो ये नर्मदा रिवर के कुछ फैक्ट्स थे। नर्मदा एक्सप्रेसवे, ये नर्मदा का करंट अफेयर्स का फैक्ट हो जाता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। तो नर्मदा एक्सप्रेसवे, जिसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया, नर्मदा प्रगति पथ, ये 906 किलोमीटर के लगभग मध्य प्रदेश में रहेगा। ओके, ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो कि बनाया जा रहा है किसके अंतर्गत, भारतमाला परियोजना, बीएमपी परियोजना के अंतर्गत बनाया जा रहा है, और ये सर्व करेगा ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश को। ओके, ये 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है, जो कि प्रपोज कब से है, मई 2020 से। और ये कौन कौन से स्टेट को कनेक्ट कर रहा था, ये गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कनेक्ट करेगा। ये छत्तीसगढ़ से चालू होगा, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में जाके खत्म होगा नर्मदा एक्सप्रेसवे। क्योंकि नर्मदा नदी के आसपास बनाया जाएगा, इसलिए इसे बोला गया नर्मदा एक्सप्रेसवे, और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, नर्मदा प्रगति पथ। ओके, तो ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश का चालू कहाँ से होगा, तो ये मध्य प्रदेश का अलीराजपुर को कनेक्ट कर रहा है, कहाँ से, अमरकंटक। तो अलीराजपुर ये गुजरात बॉर्डर में हो जाता है, और अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ बॉर्डर में। अगर आपने सुना हो कबीर चबूतरा, अब ये फैक्ट याद रख लीजिएगा, क्योंकि जीके स्टैटिक में पूछा जा सकता है ये, क्योंकि नर्मदा एक्सप्रेस वे से लिंक हो गया। तो अमरकंटक के कबीर चबूतरा से ये चालू होगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं अभी अपन। वैसे तो ये एक्सप्रेस वे, जैसे कि आपको मैंने बता दिया, छत्तीसगढ़ से चालू होकर गुजरात तक जाना है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये चालू होगा अमरकंटक, कबीर चबूतरा, अनूपपुर से, और एंड होगा अलीराजपुर, जो कि गुजरात के बॉर्डर में। ये लगभग 11 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी कवर करने वाला है, क्या, नर्मदा एक्सप्रेस वे। तो याद रखिएगा 906 किलोमीटर का, मध्य प्रदेश को ईस्ट वेस्ट जोड़ेगा, और ये 3 स्टेट से गुजरेगी। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको नर्मदा एक्सप्रेस वे यानी कि नर्मदा प्रगति पथ से रिलेटेड पता होना चाहिए।